नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी ग्राउंड पर उतर आई है। प्रदेश में दिग्गज नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। आने वाली 22 जून को अमित शाह दुर्ग से चुनावी शंखनाद करेंगे। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को फतेह करने की बीजेपी की बड़ी रणनीति है और इसी पर सवाल यह बन रहा है, क्या सीएम भूपेश के दुर्ग को भेद पाएगी बीजेपी? घर घर अभियान से मिलेगी बीजेपी को मजबूती और वोटरों में विश्वास जगा पाएंगे दिग्गज नेता? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भूपेश बघेल के किले को भेदने के लिए बीजेपी बड़ी तैयारी में जुट गई है और अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। आने वाली 22 जून को अमित शाह दुर्ग जिले के दौरे पर हैं, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये खास कार्यक्रम रखा गया है। इसके जरिए संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अमित शाह 1-to-1 नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। यहाँ दुर्ग लोकसभा में 22 तारीख को अमित शाह जी की बड़ी आम सभा होने जा रही है। ये आप लोगों को पहले मैं बता रहा हूँ। और दुर्ग में व्यापारियों का सम्मेलन है 14 तारीख को। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो कार्यक्रम है निचले स्तर पे, और घर घर जो है बाद में कार्यकर्ता जाएंगे, जिसमें 9 साल की मोदी जी की सरकार, 15 साल की हमारी उपलब्धि और 4.5 साल की यहाँ की जो विफलता है उसको। वहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि 4 साल बीजेपी ने कुछ नहीं किया, अब चुनावी साल में दौरा शुरू हुआ है। केंद्र ने 9 साल में क्या किया, ये हम भी गिनाएंगे। चुनाव आ रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ दौरा उनका चल रहा है। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे और जनता से रूबरू होंगे, जनसंपर्क करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। 9 साल में जो किए हैं वो गिनाएं। हम लोग भी उन्होंने 9 साल में जो किया है उसको गिनाने का क्रम जारी रखेंगे, क्योंकि 9 साल में कोई ऐसी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनने उपलब्धि भरा कोई काम नहीं किया है। फिलहाल चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस जहां सत्ता में बने रहने की जद्दोजहद कर रही है, योजनाओं पर जोर दे रही है और जनता को साधने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़ी कर रही है। सत्ता वापसी के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद हर कुछ अपनाने को तैयार है। फिलहाल राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी की चुनौती कम नजर नहीं आ रही है। ऐसे में देखना होगा क्या बघेल के दुर्ग को भेदने में बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह कामयाब हो पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजेश नाथ पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अजय गंगवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, दुर्ग की जब बात आती है पूरे संभाग की, तो केवल 2 सीट ला पाए थे पिछली बार, और बड़ा वीआईपी संभाग इसे कहा जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और इधर से ही 6 कैबिनेट के मंत्री अगर इस संभाग से हैं, तो आपके भी बड़े लीडर अमित शाह आ रहे हैं। सर, क्या तैयारी? त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसमें आप सभी को बधाई देता हूँ और आपके चैनल में जो सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पर्यावरण की सुरक्षा करें और पेड़ अवश्य लगाएं। देखिए, आपका सवाल पे आता हूँ। जिस प्रकार आपने कहा कि दुर्ग जिले में इतने कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यदि विकास की बात देखेंगे तो बिल्कुल जीरो है पूरा छत्तीसगढ़। और हमारा एक कार्यक्रम बना हुआ है, जब वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो हमारा पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे राज्यों में हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता जा रहे हैं और पीछे ले रहे हैं, और जो 9 साल की उपलब्धियां हैं उनको बताएंगे। और इस 9 साल की उपलब्धियों में बताने के दौरान
हमने क्या क्या किया आम जनता के लिए, उसको सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, चित्रकारी से, रंगोली से, युवाओं के कार्यक्रम से, महिलाओं के कार्यक्रम से, बुजुर्गों के कार्यक्रम से, बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम से और लोगों के घर पे जाके भोजन करने के तरीके से, इस तरीके से हम अपना हर बात को पहुंचाना चाहेंगे। और आपके लिए एक नई बात और बता दूं त्यागी जी कि 22 जून को आदरणीय वो आ रहे हैं अमित शाह जी, 30 तारीख को नड्डा जी भी आ रहे हैं 30 जून को। तो हमारा जो 30 से 30 का कार्यक्रम है, 30 मई से 30 जून तक का, इसमें हमने 9 साल के पूरे कार्यक्रमों को बताने का वो किया है, कार्यक्रम रखा है और हम छत्तीसगढ़ की एक एक जनता के पास पहुंचेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हमें छत्तीसगढ़ की जनता फिर से वापस सत्ता पे लाएगी और हम सत्ता पे आएंगे और इनकी नाकामियां भी बताएंगे इस दौरान। जो 4.5 साल की नाकामी है कांग्रेस सरकार की, उसे भी बताएंगे। ठीक, तरह से मैं लौट रहा हूं आपके पास सर। अजय जी, 9 साल वर्सेस 4 साल, तैयार है लड़ाई के लिए? 100% तैयार है लोकेश जी। पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि इन्होंने क्या किया मुझे बता दीजिए। देखिए, खैर मैं शुरुआत से शुरू करूं। अमित शाह जी का ये पहला दौरा नहीं है। इसके पहले वो रायपुर के दौरे पे थे, कोरबा के दौरे पे थे, बस्तर के दौरे पे थे। कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अगर किसी राज्य में जाता है तो छत्तीसगढ़ की जनता उम्मीद करती है कि भैया देश का केंद्रीय गृह मंत्री आ रहा है, छत्तीसगढ़ की कोई योजना लाएगा, कोई घोषणाएं होंगी, छत्तीसगढ़ के हितों की बात होगी। परंतु देखिए, पिछले लगातार लोकेश जी जितने भी दौरे हुए, कोई भी घोषणा छत्तीसगढ़ नहीं की गई। और ये बात सिर्फ अमित शाह की नहीं है लोकेश जी, पहले भी देखिए सामाजिक पखवाड़े के नाम पे 12 केंद्रीय मंत्रियों को दौरा हुआ। क्या किसी भी केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता की घोषणा की? ये कहीं ना कहीं एक ही बात है लोकेश जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह मुद्दाहीन हो चुकी है, राजनीतिक जमीन जो पूरी तरह खिसक चुकी है, उस राजनीतिक जमीन खिसकने को, जो धंधादार को किस प्रकार से वापस करने का प्रयास किया जाए, ये केंद्रीय मंत्री के दौरे का है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ जो 14 विधायक है वो 6-6 गुटों में बटे हुए हैं। रमन सिंह जी का अलग गुट है, अजय चंद्राकर जी का अलग गुट है, सरोज पांडे जितने भी या अजय चंद्राकर। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का नेतृत्व है उस पर दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भरोसा नहीं जता रहा है। उसी का नतीजा है कि लगातार केंद्रीय मंत्री के दौरे हो रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, आप 4-4 प्रदेश अध्यक्ष बदल देते हैं, 4-4 प्रदेश प्रभारी बदल देते हैं, आप नेता प्रतिपक्ष को कार्यकाल के पहले हटा देते हैं। ये सारे कदम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अमित शाह जी पिछले बार लोकेश जी 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले भी आए थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 65+ की बात की थी और रिजल्ट क्या रहा? ये 15 सीटों तक सीमित हो गए। इनकी तो 65 सीटें नहीं है लोकेश जी, हमारी जो है 68 सीटें है। तो मुझे तो इस बार भी उम्मीद है कि अमित शाह जी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या टारगेट पूरा करते हैं और कांग्रेस पार्टी उस टारगेट को जरूर पूरा करेगी, पहली बात। दूसरा देखिए, कहीं ना कहीं अब जो पिछली बार के केंद्रीय मोदी सरकार 9 साल की अगर बात कर रही है तो मुझे बता दें, आज अमित शाह जी ने सार्वजनिक मंच पर स्वीकार किया था कि हमारे वादे हमारे जुमले हैं। लेकिन सर, मेरा सवाल आपके ये 4-4.5 साल को लेकर था। वो ये कह रहे हैं कि दुर्ग में आप लोगों ने किया क्या? पूरी कैबिनेट ऑलमोस्ट यहीं से आ रही है, इतना वीआईपी ये पूरा संभाग, तो उसके लिए क्या किया आप लोगों ने? लोकेश जी 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए, आज हमने 36 बिंदुओं के वादे किए, हमारा प्रत्येक वादा हमारा कमिटमेंट है। और राजीव गांधी किसान योजना से 2660 पूरे देश में सर्वाधिक, 2 घंटे में 11 जगह का ऋण माफ किया, 4,84,000 वनाधिकार पट्टे देने में देश में सर्वाधिक, तेंदुपत्ता का 2504,000, ये 7 लोगों को खेत हम 65 खरीद रहे हैं। आज टाटा द्वारा 1760 किसानों की पूरे देश में इकलौता एग्जाम्पल है जो किसानों की जमीन लौटाते हैं। 276 स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाए, 4,84,000 वनाधिकार पट्टे की बात की मैंने, पैसा कानून को लागू किया, बिजली बिल हाफ किया, गोधन योजना जिसको एमपी और उत्तर प्रदेश में लागू कर रहे हैं। लोग लगातार हमने जो है छत्तीसगढ़ की जनता के हितों में निर्णय लिए हैं। मुझे यहाँ बैठे हैं विजय जी। नहीं, ऐसे तो वो भी सर केंद्र सरकार की फिर योजनाएं गिनाने शुरू करेंगे। वो कह रहे हैं कि उसका फायदा तो सभी मिलेगा। अगर स्पेसिफिक दुर्ग की अगर बात हो रही है और हमारा टॉपिक ये है कि क्या दुर्ग का किला भेद पाएंगे, तो आज दुर्ग की बात करते हैं ना सर। ये राज्य सरकार की योजना है, वो केंद्र सरकार की योजना गिनाने शुरू कर देंगे। वो कह रहे हैं कि ये संभाग को मिला क्या, ये आज भी पिछड़ा हुआ है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी आज के जो है प्रवक्ता बैठे कितना भी झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करे। अगर यहाँ कार्य नहीं होता तो क्या 5 विधानसभा के उपचुनाव जीतते? क्या दुर्ग की जो पंचायत के जितने भी पंचायत चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव, उसके परिणाम क्या बता रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर प्यार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है कि कोई भी योजना आ रही है लोकेश जी, तो क्या विशेष राज्य उसके लिए है? कोई सरकारी योजना को ला तो प्रत्येक संभाग तो कोई इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, काम होता है किसी संभाग के लिए, तो उसको भी तो गिनाया जाता है ना कि ये दुर्ग में हुआ, ये बस्तर में ये प्रोग्रेस हुआ, यहाँ स्कूल बने, यहाँ कॉलेज बने, यहाँ हमने मेडिकल कॉलेज दिया। इस तरह के भी तो विकास कार्य स्पेसिफिक होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आज इन्होंने 15 सालों में सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने 4.5 साल में 6 मेडिकल कॉलेज बनाए। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो,
240% स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ये हमारी भूपेश सरकार की पहली प्राथमिकता है, न केवल दुर्ग संभाग के लिए, बस्तर संभाग के लिए, सरगुजा संभाग के लिए या बिलासपुर, सारे संभागों ठीक, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। के शर्मा जी, ये जो 9 साल वर्सेस 4.5-5 साल जो भी हैं इस सरकार के, क्या ये लड़ाई दिखेगी इस बार के चुनाव में, और क्या यहीं से शंखनाद होने जा रहा है अमित शाह के इस दौरे से? निश्चित रूप से दुर्ग संभाग का अपना महत्व है। बस्तर के 12 सीट की बात करें या सरगुजा के 14, उसके बाद इसकी नंबर आ जाता है कि 20 में से 18 भी कांग्रेस के पास है। पिछड़े वर्ग बहुल ये संभाग है और यहाँ पे वासुदेव चंद्राकर, चंदूलाल चंद्राकर, मोतीलाल वोरा, रमन सिंह, भूपेश बघेल ऐसे दिग्गज नेता रहे हैं। तो यहाँ विकास की बात तो आज इतने वर्षों बाद यदि हम कहें कि विकास जीरो है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी सवाल उठने लगेगा। जितने वरिष्ठ नेता यहाँ पे रहे, मुख्यमंत्री की बात करें, जितने नाम मैंने गिनाया हो। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो राजनीति आप देखेंगे तो दुर्ग को जो भेजने की जो बात आएगी तो उसमें पिछड़ा वर्ग की राजनीति, भूपेश बघेल इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे। और आरक्षण में जो 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने की बात है, तो सबसे ज्यादा लाभ ये दुर्ग संभाग के लोगों को मिलना था, क्योंकि 20 में से 18 उनके पास है, 2 ही सीट उनके पास है, विद्यारसन भसीन और रमन सिंह को छोड़ दे तो बाकी सभी सीटें इनके लिए धाराशाही भाजपा के लिए हो चुकी है। लेकिन सांसद की जब बात आती है तो दोनों सांसद, राजनांदगांव के संतोष पांडे की बात करें या दुर्ग के विजय बघेल की बात करें, ये भाजपा की ओर चले जाती है। तो यहाँ के लोग, मेरा कहने का मतलब, राजनीतिक रूप से बहुत ही शिक्षित और जागरूक लोग हैं। जैसे नेताओं का मैंने नाम लिया, तो यहाँ की राजनीति को आप ऐसे मतलब निचले स्तर पर लेके नहीं चल सकते, इनको किसी बातों को लेकर के आप गुमराह नहीं कर सकते। यहाँ जो विकास वास्तव में दिखेगा, विकास की यदि आप बात करेंगे तो रमन सिंह के रहते हुए आप राजनांदगांव में फ्लाईओवर पूरा शहर आप निकाल सकते हैं। अभी आप भूपेश बघेल देखिए तो उतई होते हुए नया 4 लेन रोड आपको पाटन से, रायपुर से दुर्ग तक दिख जाएगा। तो विकास जो है, विकास के एक क्षेत्र के लोग विकास पसंद है। और 6 मंत्री हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री सहित आधा दर्जन मंत्री होना छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में, तो ये मायने रखता है। तो यहाँ पे दुर्ग संभाग राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और चाणक्य कहे जाने वाले यदि अमित शाह दुर्ग की किला यदि फतह कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मैदानी इलाका है वहां के 50 सीटों पर भी ये इनका असर होगा। लेकिन केंद्रीय योजना जो आप 4.5 साल की बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय योजनाओं के दम पर आप विधानसभा चुनाव जीत लेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर को समझा है। एक तरफ जैसे मैंने कहा कि आज दुर्ग की ही बात करूं तो 18 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन सांसद बीजेपी के हैं। तो ये अंतर को समझते हैं। मोदी के चेहरा और काम लोकसभा में काम आ सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपको स्थानीय मुद्दा, स्थानीय चेहरा और जो विकास की स्थानीयता की बात करें। लेकिन इस चुनाव के साथ दिलचस्प बात ये भी हो जाती है ना के शर्मा जी, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव हो, यहाँ पर राज्य के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद केंद्र के चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं बच जाता है। मेहनत उसके लिए भी नेताओं को साथ में करनी पड़ती है। निश्चित रूप से लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों की दृष्टि से भाजपा जिस तरह से रणनीति बनाई है, मेरा कहना है कि यहाँ के लोग अंतर को समझते हैं। आपको स्थानीय मुद्दा, न्याय योजनाओं का तोड़ क्या है, धान खरीदी का 2800 की क्या स्थिति है, और जो आदिवासियों के 65 वनोपज खरीदी की तमाम योजनाओं के 1.5 लाख करोड़ यदि लोगों की जेब में गया है, उसका तोड़ आपके पास। लेकिन फिर भी इसमें मैं एक सवाल जोड़ देता हूं के शर्मा जी, उसके बाद मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। सवाल यह है कि किसी संभाग से इस तरीके का समर्थन मिलना, क्योंकि बड़ा संभाग है, 20 सीटें कम नहीं होती हैं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए, उसमें से 18 दे दें और आप भी उसको 6 कैबिनेट मंत्री दे दें, उसके अलावा मुख्यमंत्री अगर यहीं से हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस हिसाब से डिलीवर हो पाया इस संभाग के लिए? देखिए, आज स्थिति यह है कि ये 6 मंत्री अपने अपने विधानसभा को ही यदि प्रभावित करें या विकास कराए, तो आसपास के विधानसभा को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पे स्थिति है कि भिलाई बात करेंगे, एक मेन रोड है रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, ये जी रोड में लगातार यातायात के काम अभी जो चल रहे हैं, लंबे समय से काम करे। अब जो लोकल लोग जानते हैं टाटीबंध में क्या स्थिति है, भिलाई 3 में क्या स्थिति है, कब तक निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा। विकास का काम हो रहा है, लेकिन इसका लाभ आम लोगों को कितना मिल पाए, केंद्रीय योजनाओं की क्या स्थिति है, और जो राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जो नीचे स्तर पे बात हो रही है, उनका कितना क्रियान्वयन हो पाएगा। ब्रजेश जी से सवाल, ब्रजेश जी, नाकामियां गिनाएंगे तो सवाल तो आपके ऊपर भी आएंगे कि आपके सांसदों ने क्या क्या काम किया, आप भी तो गिनाइए सर। देखिए, अब 14 साल पहले, 2014 के पहले और 2014 के बाद शिक्षण संस्थाओं में कितने परिवर्तन आए, कितने IIT बने हैं, कितने एयरपोर्ट बने हैं, कितने एम्स बने हैं। आप अजय जी बोल रहे थे ऐसा है, गुटबाजी कांग्रेस में है,
मरकाम जी को पसंद ही नहीं है भूपेश बघेल जी। आपने कहा कि प्रभारी बदल दिए, शैलजा जी कहां से आ गई, उनको भी तो परिवर्तन। तो देखिए ये पार्टी की आंतरिक चीजें हैं, इसमें एक दूसरे के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए। वो आंतरिक व्यवस्था होती है, कभी आप बदलते हैं कभी हम बदलते हैं। अच्छा, आज से आप ये संकल्प लेते हैं कि जब उनके बदलेंगे तो आप सवाल नहीं उठाएंगे? नहीं, तो वो सवाल उठाए हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, सवाल उन्होंने उठाया। नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि उनके भीतर कुछ भी होगा, कोई बदलाव होगा, उनके प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं तो बीजेपी सवाल नहीं उठाएगी? पार्टी के कांग्रेस के अंदर कोई छोड़कर जाए, कोई गुटबाजी हो, कोई किसी पर आरोप लगाए, बीजेपी कभी सवाल नहीं उठाएगी क्योंकि मसला आंतरिक है। त्यागी जी, मैं उसी पे आने वाला था। आज देखिए पिछले एक हफ्ते के अंदर आप देखे होंगे कितने लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसका कहीं आदिवासी समाज के लोग ले रहे हैं। आज ही की बात बता रहा हूँ, 377 लोग आए हैं आदिवासी समाज के, 44 वैश्य समाज के लोग आए हैं। पिछली बार फिल्मी कलाकार आए थे, एडीएम एसडीएम शामिल हो रहे हैं, आईएएस अधिकारी शामिल हो रहे हैं। तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं जाएगा। और जहां तक रहा भ्रष्टाचार और कांग्रेस, पर्यायवाची है, किस तरीके से जेल में बंद है लोग, ये इससे बड़ा उदाहरण और क्या दे सकता हूं मैं आपको। और जिस तरीके से ये लोग बेरोजगार भत्ता, शराबबंदी पे इन लोगों ने धोखा दिया है झूठे वादे करके, ये बहुत सारे मुद्दे हैं ताकि हम लोग के पास जनता के बीच जाने के लिए। और ये सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश होगा क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, रिपोर्ट कार्ड अमित शाह पेश करेंगे सांसदों का? नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है सर, लोकसभा चुनाव के लिए उसका रिपोर्ट कार्ड पेश होगा। कितना समय है सर? एक ही साल है, एक साल से भी कम समय होगा। एक साल, वही तो बोल रहा हूँ। फिलहाल तो विधानसभा चुनाव है ना सर, तो अभी तो विधानसभा की तैयारी के पर्पज से आ रहे हैं हम। और मैं कह रहा था कि अजय जी कह रहे थे कि किस तरीके से बटा हुआ है बीजेपी, तो कांग्रेस की टुकड़े गैंग हो गई है पूरी। भूपेश जी अलग जा रहे हैं, मरकाम जी अलग जा रहे हैं, तेजस्वी देव बाबा का पता नहीं है, ताम्रध्वज साहू जी। ये आपने अभी संकल्प तोड़ दिया सर, अभी आप सवाल उठाने लग गए। अभी कह रहे थे कि आंतरिक मसला है, नहीं बोलना चाहिए, अभी आपने बोलना शुरू कर दिया। ठीक, प्रभारी बदलने की बात में बोला ना, ठीक, वो प्रभारी बदलने की बात उठाई। चलिए ठीक, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। एक मिनट और, जल्दी कंप्लीट। अजय जी ने ये कहा कि पिछली बार 65+ बोला था अमित शाह जी ने, ठीक है, दिया था ये नारा, हम फेल हो गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि परीक्षार्थी फिर से पास नहीं हो सकता, अच्छे नंबर नहीं ला सकता। हम मेहनत करेंगे और अच्छा सीट लेके आएंगे। ठीक, अजय जी, वो जिस तरह की तैयारी दिख रही है, आप लोग चैलेंज मानते हैं? क्योंकि इस संभाग के बारे में भी यही कहा जाता है कि यहां पर अगर लीड मिल गई, जैसा बस्तर में आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया, यहां भी ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप ही था आप लोगों का, तो क्या वो जो जिम्मेदारी बढ़ जाती है सर, जब एक साथ इतना बड़ा समर्थन किसी क्षेत्र में मिल जाए, तो क्या उस अपेक्षा के अनुसार, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी की बात आ जाती है, उसका कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा इस बार आपको? देखिए लोकेश जी, एंटी इनकम्बेंसी कब आती है? जब हम वादे करें और वादे ना निभाएं। हमने 36 में तो 90% वादे निभाए। लगातार जितनी भी योजनाएं हमने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर काम किया है, जिसका नतीजा है कि 5 विधानसभा के उपचुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो या जो पंचायत चुनाव हो, लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार इसमें आश्वासन मिला लोकेश जी। दूसरी बात है कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल की बात कर रहे हैं, क्या आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की? क्या 18 करोड़ रोजगार दिए? आज 27 करोड़ बेरोजगार के हो जाते हैं। आज महंगाई का 100 दिन में कम करने का वादा किया था, आज पेट्रोल डीजल से रसोई गैस के सिलेंडर आसमान छू रहे हैं। 45 वर्ष का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है। देश में जो ऋण था 55 लाख करोड़ का, उसको आप 3 गुना बढ़ा के 155 लाख करोड़ कर देते हैं। गरीबी इंडेक्स में आप आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी भारत को नीचे पहुंचा देते हैं। तो लगातार आपने जो झूठे वादे किए, इनके केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने स्वीकार किया हमारे वादे जुमले हैं। दूसरा ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की मोदी सरकार का नहीं है। यहाँ 15 साल तक सरकार में रहे, न आदिवासी परिवार को जस्टी गाय दी, न सरकारी नौकरी दी, आदिवासियों के संरक्षण के कानून बनाने की बात करते रहे, टाटा को 17,000 किसानों की जमीन सौंप दी। लगातार छत्तीसगढ़ जनता के साथ ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। इसी का नतीजा है कि 14 सीटों में सीमित है। उसके बाद भी ये लगातार फेसबुक पे, ट्विटर पे राजनीति करते हैं। आज 6 महीने त्यागी जी बचे चुनाव में, तो फील्ड में दिखना शुरू हो रहा है। लेकिन ये दिखता है कि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कौन 4.5 में वादा निभाने वाली सरकार है और कौन 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने वाली सरकार है। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का नाम घोटाला किसने किया? इंदिरा प्रदर्शनी बैंक घोटाला किसने किया? अंतरगढ़ टेप कांड किसने किया? अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला किसने किया? पनामा पेपर का विशाख सिंह कौन है? ई टेंडर घोटाला, डीकेएस घोटाला, 6.5 का चिटफंड घोटाला, पूरा घोटाला पे लिस्ट करूंगा त्यागी जी, तो छत्तीसगढ़ की जनता आज की डिबेट ही खत्म हो जाएगी। ये इनकी कमीशन खोरी। ठीक, मैं एक आखिरी सवाल ले लेता हूं के शर्मा जी से। के शर्मा जी, मोदी सरकार तो पिछली बार भी थी, 2000 जब 18 का चुनाव हो रहा था, और उस समय तो
शायद पीक था और कई राज्यों में एकाएक मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते भी गए बीजेपी द्वारा। अब परिस्थितियां 2023 में आ गई हैं। शायद वो क्रेज जो 2014 से अगले 2-3 सालों तक चला वो शायद अब नहीं है, उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आता है और वो हर नेता के साथ होता भी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या केंद्रीय नेताओं के भरोसे चुनाव जीता जा सकता है? कुछ दिन पहले कुछ नेताओं की एंट्री भी कराई गई जिसका जिक्र भी हो रहा था। तो कुल मिलाकर बीजेपी क्या उस स्थिति में है कि एक स्ट्रांग कमबैक कर पाए राज्य में और केंद्रीय नेताओं के भरोसे खासकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है स्थानीय मुद्दों पे। मैं पहले ही बोला कि विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे छत्तीसगढ़ में अलग अलग रहते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव का रिजल्ट ये बताता है। तो छत्तीसगढ़ के राजनीति के लिए आपको स्थानीय मुद्दों पे जाना पड़ेगा। आप जो 4.5 जो केंद्र के 5 साल या भूपेश के 5 साल की तुलना करने की जगह में आपको 15 साल बीजेपी के और 5 साल कांग्रेस के शासन की तुलना करना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार या विकास है, जितनी भी बातें हैं, चाहे दुर्ग संभाग की बात करें, रमन सिंह भी वहां मुख्यमंत्री रहे और भूपेश बघेल भी मुख्यमंत्री हैं। तो ये विकास की तुलना करने के लिए वहां के लोग